यस, हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ फयाज एंड वेलकम टू माय इकोनॉमिक क्लासेस। सो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशंस। इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखें हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए। तो बेटा आज की क्लास में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अभी हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस सीरीज़ के अंदर हम हमारे जितने भी इंडियन इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर्स जो है उनको वन बाय वन शॉर्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और आपको सिंपल एंड स्वीट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास टाइम नहीं है तो इस टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने कम से कम समय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वहाँ से कवर अप किए हैं ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम यूटिलाइज हो और आप अपनी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स को कंट्रीब्यूट कर सके। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम इस सीरीज का स्टार्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने वन बाय वन हर पॉइंट को कवर अप किया है। आप लोग वन बाय वन हर पॉइंट को ध्यान में रखो और जहाँ पर भी आपको लगे स्क्रीनशॉट लेना है उसको स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ ना आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आपको कहीं और नहीं जाना है। आई विल बी देयर फॉर टू सोल्व योर प्रॉब्लम। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी सोल्व बाय मी। फॉर यू हैव टू गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट्स। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 1। तो आज का जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ बेटा कि जैसे कि इंडियन इकोनॉमी जो हमारी बुक्स है उसको हम 3 फेज में पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, यानी इंडिया की इकोनॉमी जब अंग्रेज हमारे देश में, ब्रिटिश जब हमारे देश में आए नहीं तो उससे पहले हमारी स्थिति क्या थी। और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे उस टाइम पर हमारे देश की इकोनॉमी किस स्थिति में थी। और इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट 40 ईयर्स, यानी पिछले 40 साल के बाद में इंडियन इकोनॉमी की दिशा क्या है। तो इन 3 फेसों में इंडियन इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने दिख भी रहा होगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का मतलब है ऑन द व्हेन द इंडिया गेट द इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी क्या थी। तो यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। इन ही 10 पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में ताकि वीडियो शॉर्ट हो और स्वीट कंटेंट आपको मिले। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर जो है हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। सेकंड पॉइंट हमारा इंडिपेंडेंस से टाइम से रिलेटेड होगा। थर्ड पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर अप करेगा। 4th पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर अप करेगा। एंड द 5th पॉइंट विल बी कवर अवर फॉरेन ट्रेड। 6th पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर डेमोग्राफिक कंडीशन। इन द 7th पॉइंट बेटा हम कवर अप करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। 8th पॉइंट में हम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करेंगे। एंड द 9th पॉइंट वी गोइंग टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश, दैट विल बी कवर। एंड द लास्ट जो है हम कवर करेंगे स्टेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ अवर चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो यू कैन सी हियर। सो हमारी जो इकोनॉमी थी बेटा वो क्या थी बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो था वो एक प्रोस्परस इकोनॉमी कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने वाला देश था इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत से हम रॉ मटेरियल को, गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे और बदले में हमें जो मिलता था गोल्ड। तो गोल्ड का रिजर्व ज़्यादा होने के कारण इंडिया को एक सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, प्रोस्परस थी। सेकेंड इज एग्रियन, मीन्स मोस्ट ऑफ द पर्सन इन आवर इकोनॉमी वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर। तो हमारा जो कृषि प्रधान देश कहा जाता था, इंडिया को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था उस टाइम पर। हैंडीक्राफ्ट, हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्री हुआ करती थी उस टाइम पर जिसको बोलते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने वर्ल्ड वाइड में मोनोपोली भी प्राप्त कर रखी थी। तो जो इंडिया था, ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या कर दिया, हमको गुलाम बना कर रख दिया था। तो हम जो थे उनके कॉलोनी बन गए थे और वो हम पर रूल करते थे। और जो कंट्री रूल करती है उसको हम बोलते थे कॉलोनाइजर्स। तो यहाँ पर एक सिस्टम भी होता है कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन मतलब 2 कंट्रीज, वन इज रूलर अनदर वन इज द कॉलोनी। तो इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी एंड द ब्रिटिशर जो थे वो हमारे कॉलोनाइजर्स थे। तो ये स्थिति थी उस टाइम पर इंट्रोडक्शन में इंडिया की इंडिपेंडेंस की। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इंडिया की क्या स्थिति थी। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल चेंज हुए। तो फंडामेंटल चेंज होने के बाद में इंडिपेंडेंस जब इंडिया आज़ाद हुआ तो देखा गया कि भाई उससे पहले कभी भी ब्रिटिश ने इंडिया के यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ने हमारी इंडिया की नेशनल इनकम को काउंट नहीं किया था। उसके बाद भी बहुत से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक क्यों नेशनल इनकम को काउंट किया था। वी.के.आर.वी. राव एंड दादाभाई नौरोजी जो थे वो, उनका जो डाटा था बहुत सिग्निफिकेंट था। और उस टाइम हमें पता चला कि इंडिया की जो नेशनल इनकम की जो ग्रोथ है वो कितनी थी, 2% से भी कम थी। और हमारी पर कैपिटा इनकम जो थी वो 0.5% से परसेंट थी। तो ये बहुत ही कम हमारे ग्रोथ थी। इससे क्या हुआ, वो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम जो है बाहर निकल के आए। अगर ऐसा होता तो बहुत सी इंटरनेशनल संस्था या ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करती, बट दे डिडंट वांट टू हेल्प इंडिया। सो
दिस इज द प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में, जो नेशनल इनकम जो ग्रोथ थी 2% से कम थी एंड पर कैपिटा इनकम 0.5। तो इंडिया जो था वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड पॉइंट जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर आपको पता है क्योंकि बहुत से लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे, तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर जो था उसका सेटबैक हुआ था। उसके रीजंस मैंने 1 बाय 1 यहाँ पर आपको पॉइंट आउट किए हैं। एग्जाम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में तो कभी इंडिया के जितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, अब डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में था ही नहीं, ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में स्टेगनेशन देखा गया। स्टेगनेशन का मतलब होता है ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो रेट से इंक्रीज कर रही है, या तो ग्रोथ रेट है ही नहीं। वो किस रीजन से थी, तो उसके कुछ रीजन से यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किए। फर्स्ट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। आपको बताता है कि ब्रिटिशर ने एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेके आ गए। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम में होता क्या था, ब्रिटिशर जो थे उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। वो जमींदारी सिस्टम महलवारी सिस्टम एंड रियोटवारी सिस्टम था, जिसके तहत वो क्या करते थे, जमींदार जो होते थे एक पर्सन को उन्होंने अपॉइंट कर लिया। अब जमींदार जो थे वो सभी क्या करते थे, दे विल गो टू द फार्मर्स एंड कलेक्ट ए फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट फ्रॉम देयर, और उसके बाद वो क्या करते हैं उस रेंट को सम परसेंटेज दे के विद देमसेल्फ, जमींदार उसका कुछ परसेंट अपने पास रखते थे और सम परसेंट दे विल गिव टू द ब्रिटिशर्स। तो यानी यहाँ पर जो जमींदार एंड ब्रिटिशर दे इंजॉय द लग्जरीज लाइफ। अगर हम बात करें फार्मर्स की तो उनकी लाइफ बहुत रिड्यूस हो चुकी थी, तो यहाँ पर लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने हमारे यहाँ पर स्टेगनेशन यानी एग्रीकल्चर को ग्रोथ नहीं किया। सेकंड था कॉमर्शलाइजेशन। अब कॉमर्शलाइजेशन में क्या हुआ कि जो कुछ भी हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, जो भी हम फार्मिंग करते थे, हमारा खुद का गुजारा उससे हो जाता था फार्मर्स का। तो ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, यहाँ पर हमको फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में शिफ्ट कर दिया। यानी फूड क्रॉप में हम वो क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे जिससे हम खुद सेल्फ कंजम्पशन कर सकते थे, पर ब्रिटिशर ने हमारे को क्या क्या कैश क्रॉप में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके तहत अब क्या हो गया कि जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे खुद के पास तो कुछ है ही नहीं। जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐसे गुड्स थे। फूड क्रॉप में वो आता है वीट, राइस, आपका जो स्टेबल डाइट होती है। कैश क्रॉप में जूट, कॉटन, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ओनली फॉर सेल पर्पज दिस गुड्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर इसके बदले से क्यों अब उन्होंने क्या किया, हमको फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में क्यों कन्वर्ट किया, ताकि उन लोगों को मतलब ब्रिटिशर को क्या हो सके, वो जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल होता था वो अपनी देश यानी ब्रिटेन में सेंड कर सके। द गुड्स विच प्रोड्यूस इन इंडिया दे कैन यूज देयर गुड्स टू द ब्रिटेन इंडस्ट्रीज फॉर द रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल, और वहाँ से वो फिनिश गुड्स को यहाँ पर इंडिया में लाके सेल करते थे। तो जो भी गुड्स यहाँ पर कैश क्रॉप से आता था यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। बिल्कुल ब्रिटिश में इंडस्ट्रीज तो ग्रोथ कर रही थी बट उनके पास वहाँ पर कोई रॉ मटेरियल नहीं था, और वो रॉ मटेरियल जो था वो यहाँ से इंडिया से ट्रांसफर करते थे। नेक्स्ट आपका आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपके पास एक हेक्टेयर की लैंड है, उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डेट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एकदम बिल्कुल ही लो थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी हमारे यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। सेकंड, इरिगेशन फैसिलिटीज हमारी इतनी वेल नहीं थी, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी। उसके बाद हम फर्टिलाइजर का यूज़ भी नहीं करते, जिनके कारण हमारे यहाँ पर इंडिया में प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। एंड थर्ड थिंग इज दैट उन्होंने कभी भी, अब देखो ब्रिटिश ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम में होता क्या था, ब्रिटिशर के पास जो अमाउंट आता था फार्मर से कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने उस अमाउंट को कभी भी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट वो लोग करते नहीं थे, स्कार्सिटी थी इन्वेस्टमेंट की, जिसके तहत हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ सेटबैक देखने को मिले। आई होप 3 पॉइंट आपको समझ में आते हैं और हम 4th पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। इंडिपेंडेंस। तो 4th पॉइंट आप लोगों को जैसे पता होगा, मैंने शुरू में 10th पॉइंट आपको डिफाइन किए थे। तो 4th पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेटा किसी भी देश के लिए इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन का काम करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारे देश के लिए बैकबोन का काम करती है। ब्रिटिशर ने हमारे यहाँ पर क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने की जगह उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस इंडस्ट्रीज का किया था, तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वर्ल्ड मोनोपोली जिसने गेन कर रखी थी, उस इंडस्ट्रीज का उन्होंने क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेट्स वाई आवर इंडिया विल गेट सम प्रॉब्लम, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या था, पुअर दशा थी, पुअर स्टेट मीन्स पुअर दशा थी, और वो क्यों थी, सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने क्या कर दिया, तो हमारी डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। आपको पता था हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इट गेट्स मोनोपोली फ्रॉम द वर्ल्ड। सो जो भी गुड्स हम यहाँ प्रोड्यूस करते थे उसको वर्ल्ड वाइड में सेल करते थे एंड वी गेट अ गुड अमाउंट फ्रॉम देम। तो उसको सिस्टमेटिकली उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सिस्टमेटिकली क्या कर दिया, उस इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करने के उनके 2 मोटिव थे, 2 मोटिव्स थे। क्या मोटिव थे, फर्स्ट मोटिव चीप रॉ मटेरियल, जो भी गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस होता था उनको वो क्या करते थे,
यहाँ से अगर कोई गुड्स बाहर जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। उस पर वो रॉ मटेरियल अगर प्राइमरी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है तो इट इज़ ड्यूटी फ्री, और बाहर से कुछ गुड्स आ रहा था फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन, इट इज़ ऑल्सो है, उस पर भी क्या था, आप लोगों का कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो चिप रॉ मटेरियल जा रहा था। और जो ब्रिटिश क्या करते थे, सपोज मानो यहाँ से कॉटन लेके जाते थे और उसी कॉटन से वो लोग क्या करते थे, अपनी इंडस्ट्री में उसको यूज़ करते थे, और उस कॉटन को 100 रुपये का उन्होंने यहाँ से चिप रेट में कॉटन ले लिया और ब्रिटिश में क्या कर दिया, उस कॉटन से शर्ट बना दिया। तो उस कॉटन को वापस इंडिया ला के सेल करते थे 500 रुपीज़, यानी जो हमारी इनकम थी वो उसी में ही चली जाती थी, हायर प्राइस पे वो लोग हमको सेल करते थे। तो 2 रीज़न थे जिसके कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। फर्स्ट इज़ चिप रॉ मटेरियल, यहाँ से सस्ता माल लेके जाते थे और वहाँ से वो क्या करते थे, फिनिश गुड्स लाते थे जो हमें हायर प्राइस पर यहाँ पर सेल करते थे। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसको उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, शट कर दिया, तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिला। उन्होंने क्या कर दिया, जो फिनिश गुड्स हम यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से बनाते थे तो उसको अगर हम बाहर बेचते थे तो जो इंडियन कुछ गुड्स को बाहर बेच रहा है उस पर उन्होंने टैक्स रेट बढ़ा दी, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। 100 रुपये का गुड्स बाहर वाले को 200 रुपये का मिल रहा है, तो कोई हमारे गुड्स की डिमांड नहीं कर रहा है। दूसरी, जो इंडियंस थे वो भी हमारे गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास वो फिनिश गुड्स ब्रिटिश से ला के सेल करते थे। तो बाहर वाले हमारे गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, हमारे वाले हमारे गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, तो हमारा गुड्स खरीदेगा कौन? तो हमारा गुड्स कोई नहीं कर रहा था, जिसके तहत हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो आपकी क्लोज हो चुकी थी। दिस इज द मेन रीजन व्हाई द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज क्लोज। अब इंडस्ट्री क्लोज होने का एडवर्स इफेक्ट क्या था? व्हाट वाज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्लोजन ऑफ द इंडस्ट्री? तो यहाँ पर सबसे पहले था अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिशियंस थे हमारे, उनको एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिला। सेकेंड क्या हुआ, उन लोगों ने जैसे इंडस्ट्री क्लोज हो गई तो वो लोग क्या कर रहे थे, दे इंक्रीज द प्रोडक्शन, सो दे इंक्रीज द सप्लायर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटिश। तो उन्होंने फिनिश गुड्स का जो सप्लायर थी वो बढ़ा दी। एंड द थर्ड वन इज योर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी उस टाइम पर। जो भी गुड्स इंडस्ट्री थी हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि ब्रिटिशर के पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, तो यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता था, वहाँ से फिनिश गुड्स ला के यहाँ पर बेचा जाता था। तो हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, जिसके बाद भी हमारे यहाँ पर फॉरेन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको देखने को मिला लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। नेवर ब्रिटिशर गिवन एनी कंट्रीब्यूशन टू हमारे जीडीपी में, उन्होंने कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। और लास्ट जो आ रहा है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर था उनको बहुत लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। ब्रिटिशर जो थे वो मोनोपोली कंट्रोल रखते थे। और आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सेकेंड, आपका एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड वन इज योर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एंड द लास्ट वन इज योर लिमिटेड रोल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द next point, 5th points. Yes students, so now we are going to start our next point, that is point number 5th. In point number 5th it is mentioned foreign trade. Foreign trade means क्या होता है बेटा? ट्रेड मीन्स क्या होता है? सेल एंड परचेज। और फॉरेन ट्रेड मतलब जब हम हमारे देश से किसी बाहर की कंट्री से सेल एंड परचेज करते हैं, डेट इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, उसी को आप बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। तो ब्रिटिश ने फॉरेन ट्रेड किया था, तो उसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज लगा दी थी, जिसके तहत हमारे इंडिया पे एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला था। तो वो रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज क्या थी? तो यहाँ पर 3 पॉइंट को मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले पॉइंट आ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, हम यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट जो था वो एक्सपोर्ट करते थे। प्राइमरी प्रोडक्ट कौन कौन से एक्सपोर्ट करते थे? सिल्क, जूट एंड कॉटन। और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। और फिनिश गुड्स हमारे क्या कहते हैं बेटा? तो आपको पता होगा क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इनको हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते थे। सेकेंड, अब इसमें होता क्या था? जो गुड्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे उस पर ड्यूटी फ्री था, यानी वो लोग अपने देश को करते थे उस पर कोई टैक्स नहीं था, और वहाँ से कुछ मंगाते थे उस पर भी कोई टैक्स नहीं होता था। तो ये पॉइंट था। सेकेंड, मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मोनोपोलिस थी हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के अंदर। क्या था इसके अंदर? आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर इंडिया से कुछ गुड्स सेंड करते थे अपने ब्रिटेन के अंदर, तो उनको पूरा अफ्रीका का राउंड लगा के जाना पड़ता था। यू हैव टू गो बाई राउंडिंग ऑफ द अफ्रीका। तो एक आर्टिफिशियल कैनल उन्होंने डेवलप कर दिया, स्विच कैनल, 1869 में। अब स्विच कैनल से क्या हो गया? दे विल गो वेरी फास्ट टू देयर नेशन एंड कम बैक फास्ट। जल्दी जाते थे, जल्दी वापस आते थे, जिसके तहत उनका गुड्स जो था वो यानी वेस्ट, वो गुड्स आपको पता है पेरिसेबल होता है, वो खराब हो जाता है। तो उसके तहत स्विच कैनल से तो गुड्स जो था वो खराब होने के चांसेस कम थे। तो इसमें उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर दिया। अब यहाँ पर क्या क्या उन्होंने 50% जो गुड्स था, प्राइमरी प्रोडक्ट था, वो अपने कंट्रीज़ को वो क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। एंड रेस्ट 50% दे आर एक्सपोर्टिंग टू द श्रीलंका, सिलोन एंड चाइना। सिलोन मीन्स ईरान। इन 3 देशों को वो एक्सपोर्ट करते थे। तो ये उनका मोनोपोली कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिला था।
लास्ट जो था, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से क्या हुआ, हम यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट तो कर रहे थे, हमको सरप्लस तो हो रहा था, पर उस सरप्लस को उन्होंने कभी भी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। उसको इंडिया के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट ना करने की वजह से उन्होंने कहीं और पर उसको इन्वेस्ट किया था। दे इन्वेस्टेड दिस अमाउंट समवेयर एल्स। तो उन्होंने 3 जगह पे इन्वेस्टमेंट किया था। वो क्या थे, आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे ब्रिटेन में, उनके ऑफिसर को वो लोग क्या करते थे, फंडेड करते थे। तो फंड ब्रिटिश एक्सपेंस करते थे। वो जो भी एक्सपेंसेस उनका इनकम होता था इंडिया में, अपनी ब्रिटिश ऑफिसर्स को वो एक्सपेंसेस को फंड करते थे। और अगर उनका यहाँ पर किसी और कंट्रीज के साथ वॉर चल रहा था, इफ़ दे हैव वॉर विद एनी अदर कंट्री इन इंडिया, तो उस फंड को वो लोग वहाँ पर यूटिलाइज करते थे। एंड थर्ड जो था, वो लोग इम्पोर्ट करते थे इनविजिबल आइटम्स को, यानी कुछ सर्विसेज लेते थे, वहाँ पर उसको यूज किया जाता था। आप इस पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इजी है, सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है और आपको इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आता ही है फॉरेन ट्रेड का। एंड द नेक्स्ट वन इज योर डेमोग्राफिक कंडीशन। अब डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है, किसी भी देश के पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा की जब स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। उन्होंने कभी भी इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशन की स्टडी नहीं की, कभी भी हमारे यहाँ पर उन्होंने चाहा नहीं कि इंडिया का सेंसस भी कलेक्ट हो। उसके बाद 1881 में फर्स्ट सेंसस इंडिया में कलेक्ट हुआ था। द फर्स्ट सेंसस विच वाज कलेक्टेड इन इंडिया इज 1881। 1 मार्क्स क्वेश्चन विल बी कम इन एग्जाम, यू हैव टू रिमेंबर इट। सो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1921 को, आपको पता होगा बिफोर 1921 हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में थे। इंडिया कम्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921। व्हाट इज दिस, देयर आर 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आपको पता होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेज जहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है, डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। तो इंडिया 1921 के पहले इन आवर कंट्री देयर बर्थ रेट ऑल्सो हाई एंड डेथ रेट इज ऑल्सो हाई। सो वी कम्स इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1। बट आफ्टर 1921 1921 के बाद में क्या हुआ, हम डेमोग्राफिक के स्टेज में सेकंड स्टेज पे आ गए थे, जहाँ पर बर्थ रेट जो थी हमारी ज़्यादा तो थी पर डेथ रेट हमारी कम थी। जो भी हमारी बर्थ रेट अभी भी देख रहे हो इतनी ग्रोथ करती जा रही है। सो बर्थ रेट इज इंक्रीजिंग बट डेथ रेट इज रिड्यूस। और डेथ रेट रिड्यूस होने के पीछे हमारे पास आपको पता है हेल्थ फैसिलिटीज या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी, इसके कारण आपको देखने को मिला। बट पहले क्या हुआ करता था, डेथ रेट ज़्यादा क्यों थी, बिकॉज हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो वुमेन्स थी वो माल न्यूट्रिशंस थी, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता था, जिनके कारण बच्चों की डेथ हो जाती थी। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो क्या क्या पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो। सो देयर आर द सम पॉइंट विच हैव बीन मेंशन हियर। द फर्स्ट इज बर्थ रेट। आपको डाटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू लर्न मगअप द डाटास। आपको खाली कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बर्थ रेट ज़्यादा थी, डेथ रेट भी आपकी ज़्यादा थी। नेक्स्ट लिटरेसी रेट की बात की तो लिटरेसी तो हमारे यहाँ पर मेल की बात की तो मेल तो फिर भी कुछ पढ़े लिखे थे 17% के आसपास, जो फीमेल्स थी वो 7% से भी कम पढ़ी लिखी थी। अब क्योंकि हमारी जो सोसाइटीज़ थी, दैट सोसाइटी इज़ ए मेल डोमिनेट सोसाइटी, तो बच्चे को पढ़ाना उनका काम नहीं था कि भाई बच्चे को क्या पढ़ाए, खाली मेल डोमिनेट सोसाइटी, दैट्स व्हाई दे आर फोकस ऑन द मेल्स ओनली। तो इसलिए यहाँ पर 17% मेल थे और फीमेल जो थी 17% से भी कम थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि किसी इंसान का जन्म होता है, जन्म होने के बाद वो कितने साल तक जीवित रहेगा, हाउ मेनी ईयर्स द पर्सन विल बी सर्वाइव, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी उस टाइम पर बहुत ही कठिन थी, मतलब खराब हो चुकी थी, क्योंकि स्थिति हमारे यहाँ पर फूड क्रॉप की शॉर्टेज होने के कारण जो थी, और फार्मर्स को इस तरीके से उन्होंने, आप बोल सकते हो कि उनकी कैपेसिटी को रिड्यूस किया ताकि उनकी लाइफ सेगमेंट एकदम उस टाइम पर नियर अबाउट 44 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी और करंट में भी 68 ईयर्स की लाइफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको पता ही होगा क्या होता है। अगर किसी भी बच्चे का जन्म 1 साल के भीतर हो जाता है, जन्म लेने के बाद अगर बच्चे की डेथ 1 साल के अंदर हो जाती है, उसे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो सॉरी, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि महिलाओं को माल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ता था, जिसके कारण उनको प्रॉपर डाइट और फूड नहीं मिलता था, जिनके कारण बच्चों की डेथ होने को देखने मिलती। एंड द लास्ट वन इज पोवर्टी। पोवर्टी की तो बात ही क्या करें, पोवर्टी की तो हालत हमारे यहाँ पर उन लोगों ने हमारे को इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और हमें पोवर्टी की स्टेज में पहुँचा दिया था। पॉइंट दैट इज पॉइंट नंबर 7। सो पॉइंट नंबर 7 बेटा आपका है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी देश के, हम बात करते हैं कि हमारे देश में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, what work they are doing, that is known as occupational structure. It means distribution of the workforce across the country. तो occupational की स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, फिर भी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो कम था, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में हमें आपको पता है इतना जो हमें एग्रीकल्चर से एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं देखने को मिली थी। और वो क्यों नहीं थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रीडोमिनेंट था, पहले आपको सभी को पता होगा। दूसरी बात क्या है, रीजनल वेरिएशन देखने को मिला। अब रीजनल वेरिएशन क्या होते हैं कि इंडिया में कुछ स्टेट जो थे वो तो वेल
ऑफ थे एंड सम स्टेट्स आर बैकवर्ड। तो जो स्टेट्स वेल ऑफ थे दे आर ग्रोविंग मच क्रॉप एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सम प्लेसेस लाइक वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती थी, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, दे आर प्रोड्यूसिंग मच मोर फूड ग्रेन्स एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और कुछ स्टेट्स में हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो भी इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो कर रही थी। तो आपका यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड यही है। नियर अबाउट 85% जो लोग थे हमारे यहाँ पर दे आर बिलोंगिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द रेस्ट वर इन द सर्विस सेक्टर एंड द इंडस्ट्री सेक्टर। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो ब्रिटिशर ने कभी भी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया भी है तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था। जैसे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पर पोर स्टेट्स थी और जो इन्वेस्टमेंट किया वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए था। पोर स्टेट अगर रोड उन्होंने रोड्स बनाए, और रोड्स क्यों बनाए उनको पता, विलेज से जो गुड्स वॉट एवर द गुड्स दे आर ब्रिंगिंग फ्रॉम द विलेजेस। तो विलेजेस उस टाइम पर रेनी सीजन उनकी मडी आपकी मड सोइल जाती थी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल ऑन दैट रोड। तो उन्होंने रोड का डेवलपमेंट किया जिसके तहत विलेज से वो लोग क्या कहते थे, दे आर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम विलेज टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो वो उन्होंने बिल्ड किया था शिफ्ट रॉ मटेरियल शिफ्ट करने के लिए, और दूसरी जो अपनी आर्मीज थी उनको शिफ्ट करने के लिए रोड्स का इन्वेंशन किया। सेकंड रेलवे, तो रेलवे का इन्वेंशन क्यों किया था, तो रेलवे का इन्वेंशन करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, दूसरे अपने ऑफिसर को मूवमेंट कराने के लिए, और तीसरा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में जो भी कैश क्रॉप प्रोड्यूस होते थे उन्हें वो क्या करते थे, विलेज से रोड से क्या करते थे, नियरेस्ट आप रेलवे स्टेशन पे लेकर आते थे, एंड फ्रॉम देयर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दे आर लोडिंग द गुड्स इनटू द ट्रेन एंड इट वाज ट्रांसफर्ड टू द नियरेस्ट पोर्ट। उसको पोर्ट पे भेजता था और पोर्ट से फिर वो क्या करता था, उसको लोड करके उसको अपनी कंट्री में वो लोग शिफ्ट यानी सेंड करते थे। तो इसलिए उन्होंने रेलवे का इन्वेंशन किया था। अगर बात करें एयर और वाटर की, तो एयर और वाटर में उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल का, यहाँ पर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मेल टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि अपने ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कंट्री में अक्रॉस वो लोग कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज करते थे। एंड दूसरा उन्होंने यहाँ पर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को सेटअप किया था। तो नेक्स्ट, yes students, so now talk about our next point, that is 9 point, it is about positive contribution। तो ब्रिटिशर ने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के लिए। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रोन। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि हमारे यहाँ पर फूड ग्रोन्स के अंदर हमने सेल्फ सफिशिएंसी जो थी वो प्राप्त की थी, जिसके तहत जो हमारे इंडिया के अंदर जो शॉर्टेज थी फूड क्रॉप्स की वो रिड्यूस हुई थी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन। यस, उन्होंने जो रेलवेज एंड रोडवेज जो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर सेटअप किया था या इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके तहत हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वी गेट द इंक्रीमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन फॉर आवर डोमेस्टिक या आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट इज फेमाइंस रिड्यूस। इफ देर विल बी राइज इन द फूड क्रॉप्स, अगर फूड क्रॉप्स में राइज होता है तो डेफिनेटली द फेमाइंस विल बी रिड्यूस। आपको 1943 वेस्ट बंगाल में फेमाइंस आया था, बिकॉज ऑफ डेट मेनी ऑफ पीपल्स वर डाइड। सो उसको रिड्यूस करने के लिए अब सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स में आई, डेट्स वाई फेमाइंस जो थे हमारे यहाँ पर रिड्यूस होने को दिखे। नेक्स्ट, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी मीन्स जहाँ पर करेंसी का यूज किया जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जहाँ पर हम गुड्स को परचेज करने के लिए या गुड्स को बाय करने के लिए करेंसीज का यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज मॉनेटरी इकोनॉमी। अर्लियर बार्टर सिस्टम था, इसको हमने यहाँ पर मॉनेटरी इकोनॉमी को में हमारी इकोनॉमी को शिफ्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो हमारी इकोनॉमी में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर। हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस किया गया, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज जो थे सेटअप किए गए ब्रिटिशर के द्वारा। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑफ योर चैप्टर, डेट इज स्टेट ऑफ इंडिया एट इंडिपेंडेंस। इंडिया की दशा क्या थी इंडिपेंडेंस के दौरान। तो इंडियन जो थी हमारी कॉलोनियल इकोनॉमी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी ऑलरेडी आई हैव बीन डिस्कस विथ यू। कॉलोनियल इकोनॉमी मीन्स जहाँ पर एक कॉलोनी होती है एंड वन इज योर रूलर। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, कॉलोनी इकोनॉमी थी। डिप्लीटेड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो तो क्या थी, डिप्लीटेड यानी इट वॉज रिड्यूसिंग, गेविंग बैकवर्ड। सेमी फेडरल, सम कंट्रोल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अदर सेक्टर्स। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेड इकोनॉमी आप बोल सकते हो यहाँ पर डिवाइड एंड रूल, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आए थे ब्रिटिशर, दैट इज नोन एज आपकी एक एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी हमारी इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ रेट थी बहुत स्लो थी, और ग्रोथ रेट आप बोल सकते हो थी नहीं, इट वॉज वेरी लो, और आइदर इट वॉज नॉट, आवर इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, दैट इज नॉट स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी हमारी। एंड द लास्ट पॉइंट इज बैकवर्ड एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पर उस टाइम पर अभी देखा गया तो जो एग्रीकल्चर सिस्टम्स था, हम मॉडर्न मशीन्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, वी आर यूजिंग द ओल्ड टेक्निक एंड आवर इकोनॉमी वॉज गोइंग बैकवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन वेरी शॉर्ट एंड वेरी लेस टाइम। Thank you for watching.